ममता बनर्जी लड़ाकू किस्म की महिला हैं। वो लगातार सड़कों पे लड़ती रही हैं। राजनीति उनके खून में है। तो वो इतनी आसानी से बैठेंगी नहीं। वो बैठना भी नहीं चाहती हैं, क्योंकि अब उनको लगता है कि वेस्ट बंगाल में उनके लिए करने को ज्यादा कुछ अधिक है नहीं, और उनको अगर टक्कर ही लेनी है तो टक्कर फिर दिल्ली में ली जाए। तो इसी स्ट्रेटजी के तहत वो लोकसभा में आना चाहती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि लोकसभा में आना भी उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। ममता बनर्जी का प्लान बी एक्टिवेट हो चुका है क्या? एक तरफ तो ममता बनर्जी अदालत पहुंच रही हैं, जज साहब के सामने दलीलें पेश कर रही हैं, तो दूसरी तरफ पीछे से दूसरी रणनीति भी काम कर रही है कि वो किसी तरीके से दिल्ली पहुंच जाए, संसद में पहुंच जाए और वहां पर मोदी जी को, अमित शाह जी को घेरें। क्या है ये रणनीति और किस तरह से काम करेगी, करेंगे बात। केपी मलिक जी वरिष्ठ हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका और दर्शकों का भी जी। सर, बंगाल में चुनाव हो गए, नई सरकार बन गई, लेकिन अभी संग्राम थमा नहीं है। अब कहा जा रहा है ममता बनर्जी दिल्ली पहुंचेंगी और दिल्ली में मोदी और अमित शाह को घेरने की कोशिश करेंगी। बहरामपुर प्लान जो है उनका एक्टिवेट नजर आ रहा है। इससे क्या हो जाएगा, इसके क्या इंपैक्ट पड़ेंगे, जरा उसको लेकर जो है हम चाहेंगे कि आप बताएं कुछ। देखिए हिमांशु जी, अगर आप ममता बनर्जी को देखते हैं तो जितने भी विरोधी खेमे के सियासी दल हैं, भारतीय जनता पार्टी को बहुत मुश्किलात आई हैं ममता बनर्जी को हटाने के लिए। और आपके सामने सारी चीजें उपलब्ध हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो, चाहे बाकी दूसरे राज्यों की सरकार हो, और चाहे तमाम एजेंसियों हो, उसको लगा के ममता बनर्जी को शाम धाम दंड भेद और तमाम सियासत करके सत्ता से हटाया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ममता बनर्जी लड़ाकू किस्म की महिला हैं। वो लगातार सड़कों पे लड़ती रही हैं। राजनीति उनके खून में है। तो वो इतनी आसानी से बैठेंगी नहीं। वो बैठना भी नहीं चाहती हैं, क्योंकि अब उनको लगता है कि वेस्ट बंगाल में उनके लिए करने को ज्यादा कुछ अधिक है नहीं, और उनको अगर टक्कर ही लेनी है तो टक्कर फिर दिल्ली में ली जाए। तो इसी स्ट्रेटजी के तहत वो लोकसभा में आना चाहती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि लोकसभा में आना भी उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। पहली बात तो ये होगी कि आप एक सांसद का इस्तीफा अगर कराएंगे तो चुनाव आयोग कितना समय खींच देगा चुनाव कराने में, क्योंकि चुनाव आयोग तो आप जानते हैं। दूसरा फिर ये होगा कि वहां से कद्दावर नेता कांग्रेस के रहे हैं अधीर रंजन चौधरी, जिनको ममता बनर्जी के यूसुफ पठान ने हराया था, तो अधीर रंजन चौधरी भी कोशिश करेंगे। कहीं अगर इस जद्दोजहद में अधीर रंजन चौधरी जीत गए तो ये तो ममता बनर्जी की ना इधर की रहेंगी ना उधर की रहेंगी, और ये हो जाएगा कि एक और लोकसभा की सीट भी हाथ से जाती रही। तमाम सिचुएशन, तमाम समीकरण हैं। लेकिन ममता बनर्जी अगर अपना कुछ इस तरह का प्लान बना रही है और वो आगे बढ़ रही हैं, तो उन्होंने तमाम गुना भाग गणित सोचे होंगे, इसीलिए वो आगे बढ़ रही हैं। आज भी आपने देखा कि वो कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रॉपर एक वकील की ड्रेस में पहुंच गई हैं और वहां कोर्ट में लड़ाई लड़ रही हैं। अपनी पार्टी के खिलाफ जो चीजें हुई हैं उनके लिए वो कोर्ट में खड़ी हुई हैं सीना तान के। तो वो लड़ाकू महिला है। अब किस प्रकार से लड़ती हैं, लड़ते लड़ते कलकत्ता से दिल्ली पहुंचती हैं और दिल्ली पहुंच के किस प्रकार से लड़ाई करती हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। दूसरा, वो ये भी एक उनकी कोशिश हो सकती है कि वो अगर इसमें मामला नहीं बनता है लोकसभा में, तो वो राज्यसभा भी ट्राई कर सकती हैं। अपने किसी सांसद से इस्तीफा देकर राज्यसभा में आना आसान होता है, तो एक वो कोशिश कर सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मुझे हिमांशु यहाँ पे ये दिखता है कि आजकल जिस प्रकार से नेताओं का, कार्यकर्ताओं का चरित्र हो गया है, तो क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी को कब तक बचा पाएंगे? जिस प्रकार से विधायक को रहता है कि वो मंत्री बने, सत्ता में से कुछ कमाएं, तो क्या ऐसे लोगों को ममता बनर्जी अपने साथ बांधे रखेंगी? क्योंकि 15 साल की सत्ता है और सत्ता में उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, लंबे समय से उनके साथ हैं। तो अभी ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि वॉशिंग मशीन भी भारतीय जनता पार्टी यूज करेगी।
जब आप 15 साल सत्ता में रहते हैं, 10 साल सत्ता में रहते हैं, कई सारे इनके कार्यकर्ता होंगे, कई सारे इनके नेता होंगे, तो उनके ऊपर तोते, गिद्ध और मैना लगेंगे, तो फिर वो उनके ऊपर जो है परेशानियां आएंगी। तो क्या फिर वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन के में होते हुए पाला तो नहीं बदल लेंगे? अभी बहुत सारे सवाल खड़े होंगे आपको वेस्ट बंगाल की राजनीति। अब 5 साल तक आपको नई नई चीजें दिखाई देंगी, और 2029 में क्या कमाल ममता बनर्जी दिखा पाएंगी ये देखना होगा। क्योंकि आप जब सत्ता में रहते हैं, तमाम हथियार, तमाम साम दाम दंड भेद आपके पास भी रहते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन अब आपके हाथ में कुछ है नहीं। तो ऐसे में आप क्या कमाल वेस्ट बंगाल में दिखाएंगे 2029 में, ये देखना होगा। मुझे लगता है अब 2026 का चुनाव खत्म हो गया है, 2029 का जो चुनाव है उसको टारगेट करते हुए नई रणनीति कहीं ममता बनर्जी बना सकती है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार हो गई, तो अब आकलन भी किया जा रहा है हार हुई क्यों। अब ठीक है, चुनाव आयोग की एक अलग भूमिका है, संदिग्ध भूमिका है, उसको लेकर अलग सवाल खड़े हो रहे हैं, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर अलग सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी 80 सीटों पर आ जाएंगी, मतलब 100 से भी नीचे आ जाएंगी, ये कहीं ना कहीं उनके लिए भी कि उनकी पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ी है और क्या सही लड़ पाई है। तो ठीकरा फोड़ा जा रहा है वो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और आईपैक पे फोड़ा जा रहा है। आईपैक के लोगों के बारे में ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन लोगों ने सही जानकारी अभिषेक बनर्जी या फिर ममता बनर्जी तक नहीं पहुंचाई। जहां पर कमजोर थे वहां पर भी कहते रहे कि हाँ ठीक है स्थिति, और वहां पर भी जो है आगे चीजें बढ़ गई, उसके बाद जो है उनकी हार हो गई। तो जो आईपैक की भूमिका है ममता बनर्जी को लेकर, अब चूंकि बीते दिनों हमने देखा अखिलेश यादव ने भी कहा कि हम भाई इनके साथ काम नहीं करेंगे, तो उस भूमिका को लेकर भी जो है तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये जो आईपैक, जो ये कंपनियां होती हैं जो चुनाव लड़वाने के लिए स्ट्रेटजी अपनाती हैं, सिर्फ पैसे कमाने के लिए करती हैं या फिर असल में चुनाव जितवाने के लिए या उसमें भूमिका निभाने के लिए भी काम करती हैं। ममता बनर्जी के चुनाव हारने के बाद जो आरोप लग रहे हैं उसके बाद आईपैक भी सवालों के घेरे में। देखिए हिमांशु, अगर आप देखें वो एक एजेंसी है, उसका सबसे पहले मुद्दा फाइनेंस का है, बाकी मुद्दे उसके सब बाद में आते हैं। और आपने देखा कि फाइनेंस के मुद्दे पे ही उनके लोगों को गिरफ्तार किया गया, छापामारी हुई। अगर वो इस तरह की चीजें नहीं होती तो उनके ऊपर क्यों छापे पड़ते? और ममता बनर्जी जब छापेबाजी हुई तो ममता बनर्जी सीधा दफ्तर पहुंच गई। आईपैक की जो फाइलें वो वहां से लोग ले रहे थे, उसमें तमाम चीजें आपके सामने हैं। तो आईपैक, अब आप देखिए जब चुनाव आप हार जाते हैं तो तमाम कमियां आपको दिखाई देने लगती हैं। यही ममता बनर्जी अगर चुनाव जीत गई होती तो आज सेरा आईपैक आईपैक के सिर पे बंध रहा होता। ममता बनर्जी जो है आज कहते हैं कि सबसे बड़ी लड़ाका यही है, उनके ऊपर सेरा बंध रहा होता, इनके भतीजे के ऊपर जो है सेरा बंध रहा होता कि उन्होंने चुनाव में बड़ी मेहनत की। ये तो देखिए जनता है, कहती रहती है, लेकिन हकीकत ये है कि 15 साल की एंटी कॉम्बेंसी भी कहीं ना कहीं थी। दूसरा, जैसे हम देखते हैं कि ममता बनर्जी ने भी कई गलतियां की, उस टाइम की सियासत को देखते हुए उन्होंने हिंदुओं को भरमाने के लिए इस तरह की चीजें की होंगी कि उन्होंने कहा कि भाई हम मंदिर बनवाएंगे, बड़े बड़े मंदिर बनवाएंगे, तो उससे मुसलमानों में एक नेगेटिव मैसेज गया। दूसरा, आपने एक मैसेज इस प्रकार का गया कि आपने सरकार के पैसे से आप मंदिर बनाने का काम कर रही हैं, उसका फायदा उठाते हुए पैंतरेबाजी हुई और बाबरी मस्जिद की घोषणा हो गई। तो उससे कई मुस्लिम वोटर जो थे वो भी उधर चले गए, और वो जो भारतीय जनता पार्टी की, विपक्ष की एक कोशिश थी कि किस प्रकार मुस्लिम में बंटवारा किया जाए, मुझे लगता हो काफी हद तक वो भी कामयाब रहे। तो तमाम जो ऐसे कारण हैं जिन कारणों पे अगर हम विश्लेषण करते हैं तो हमें पता चलता है कि ममता बनर्जी हारी हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो दूसरी तमाम चीजें थी, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो एजेंसियां हो, चाहे जिस प्रकार रिकॉर्ड लाखों अर्धसैनिक बलों की कंपनियां वहां पे भेजी गई हैं, तो ये जो सारी चीजें हुई हैं, इसका कोई प्रभाव नहीं था या इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं हुई, ये भी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता। आप जानते हैं कि 27 लाख लोगों के वोट का फैसला ही नहीं हुआ, और यहाँ पे तो आशंका हो गई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कि जज साहब कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर इस बार वोट नहीं डाल पा रहे हैं तो अगली बार वोट डाल दीजिए। तो ये कितना मजाकाना, कितना जो है एक बेहुदा, मैं तो कहूंगा इसको कि आपका जवाब है, आपका सुझाव है, क्या सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की टिप्पणी करनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट तो ये कहता है, या कोई भी कोर्ट ये कहती है
कि चाहे 100 अपराधी बच जाए, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो ये इतने सारे वोटरों के साथ कैसे आप इंसाफ कर रहे हैं? तो इसमें इसमें कई सारी संस्थाएं कटघरे में खड़ी होती हैं। दूसरा, आपने चुनाव आयोग को देखा कि चुनाव आयोग ने प्रक्रिया पूरी भी नहीं है और चुनाव की घोषणा कर दी। चुनाव आयोग तो कहता है कि हमारे लिए एक एक वोट कीमती है, हमारे लिए एक एक मतदाता कीमती है, हम एक एक मतदाता के हितों की रक्षा करते हैं। तो ये 27 लाख लोग जो थे, इनके हितों की रक्षा कौन करेगा? तो इसलिए इसलिए ये चुनाव हारने के कारण की समीक्षा करना, विश्लेषण करना, ये चलता रहेगा। लेकिन बहुत सारी चीजें आपके सामने हैं जो दिखाई देती हैं कि हार और जीत के क्या सीधे-सीधे कारण हैं। तो ये कब तक चलेगा? क्या उत्तर प्रदेश में भी यही होगा? क्योंकि यहाँ भी आप देखते हैं एसआईआर की प्रक्रिया यहाँ पे भी चल रही थी, यहाँ पे भी कुछ अभी क्या अंदर खाने हैं, यहाँ पे भी कहते हैं करीब 2 करोड़ वोट कट गए हैं। इन्हीं की पार्टी के लोग संतुष्ट नहीं हैं। योगी जी ने कहा था कि भाई यहाँ पे इतने करोड़ों वोट कटेंगे, तो हमारे लोगों को वोट बढ़वाने चाहिए जाके। तो अगर वो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही डर रहे हैं, तो विपक्ष वाले तो वैसे ही डर रहे होंगे। तो क्या ये सारी चीजें देश में इस प्रकार से जो चल रही हैं, तो उससे कहीं न कहीं ममता बनर्जी भी प्रभावित हुई हैं और वो उनके चुनाव हारने का कारण बना है। फिर भी मैं अंत में यही कहता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी होगी, दूसरे मुद्दे भी रहे होंगे। लेकिन ये भी एक बड़ा कारण है कि जिस प्रकार से वहाँ एजेंसियों का प्रयोग हुआ है। जी। अच्छा, ममता बनर्जी चूंकि अभी कोर्ट पहुंची, आपने भी जिक्र किया कि वह अपना कोर्ट वोट बिल्कुल वकील बन के पहुंच गई हैं। चुनावी हिंसा को लेकर वो बात करने गई हैं कि चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है, अब चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है वो एक तरफा हुई है या दोनों तरफ से बराबर की हुई है, ये भी तो देखने वाला पहलू होगा सर। देखिए हिमांशु, अगर आप देखें वो कोर्ट में इस तरह की चीजों पे लड़ रही हैं, उनका कहना ये है कि वो पुलिस से कहें, कोर्ट पुलिस से कहे कि वो व्यवहार ठीक करें। पुलिस का व्यवहार कैसा होता है और वो किसके कहने पे ठीक करता है, ये आप भी जानते हैं। यही ममता बनर्जी थी आजकल, आज तक जो है वेस्ट बंगाल की पुलिस इनके हाथ में थी, तो ये जैसा चाह रही थी ऐसा हो रहा था। अब सत्ता बदल गई है और पुलिस तो सत्ता की कठपुतली है, तो अब तो उसकी सत्ता है, तो उनकी सत्ता के इशारे पे पुलिस जो है वो नागिन डांस करेगी। तो उसमें ममता बनर्जी का आदेश कोर्ट से दिलवाना, 1000 इस तरह के केस हमारे सामने आते हैं कि कोर्ट ने आदेश कर दिया है और पुलिस उस पर कुछ ध्यान दे ही नहीं रही है। दुनिया भर की इस तरह की चीजें हैं। कोर्ट में कितने सारे अवमानना के केस आते हैं कि कोर्ट के आदेश के बावजूद पुलिस उस पर एक्शन नहीं ले रही है। तो पुलिस को क्या करना है, कैसे करना है, पुलिस भी अपने आप स्वतः संज्ञान नहीं लेती है, पुलिस भी कुछ ऐसे नहीं करती है। पुलिस के ऊपर भी नेताओं का और सरकार का दबाव रहता है और उन्हीं के इशारे पे पुलिस काम करती है। वो खाली बंगाल का वेस्ट तो बंगाल का इतिहास रहा है, बंगाल का तो एक हिंसा का इतिहास रहा है, चुनावी हिंसा का। नहीं, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि वेस्ट बंगाल ही इससे अछूता नहीं है, ये तमाम प्रदेशों में होता है। लेकिन वेस्ट बंगाल सेंसिटिव इसलिए माना जाता है कि बॉर्डर एरिया है और हमारे बॉर्डर वहां सील नहीं है। बराबर में दूसरा सेंसिटिव एक देश है जो हमारा रिश्ते उसके साथ ठीक ठाक रिश्ते थे, लेकिन बहुत बढ़िया भी उस तरीके से आजकल नहीं कहेंगे जिस प्रकार वहां पे गतिविधियां हो रही हैं, लोग इधर से उधर जा रहे हैं। तो वो बड़ा खतरनाक मोड़ है। अभी पिछले दिनों आपने देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था नॉर्थ ईस्ट से। तो वो जरूरी नहीं है कि वो वेस्ट बंगाल ना गए हों, वहां से उन्होंने बॉर्डर क्रॉस ना किया हो। तो बहुत सारी चीजें हैं, वो सेंसिटिव प्रदेश है, तो कई सारी चीजें वहां पे महत्वपूर्ण होती हैं। तो बिल्कुल। इसलिए ये ध्यान में रखते हुए चीजें होनी चाहिए। तो कोर्ट क्या करेगी, किस हद तक करेगी? कोर्ट भी तो आदेश सीबीआई को या सीआईडी को प्रदेश की या पुलिस को ही देगी ना। तो उस पर कितना एक्शन पुलिस करेगी, कितना लोकल अथॉरिटी करेगी, ये तो आपके सामने है। बात यह है कि ममता बनर्जी नूरा कुश्ती करती रहेंगी, वो खबरों में बनी रहेंगी। अब चुनाव, कभी वो चुनाव लड़ेंगी तब खबरों में रहेंगी, कभी वो कोर्ट में जाएंगी तब खबरों में रहेंगी। और नेता अगर चर्चाओं में रहता है तो वो जिंदा रहता है। अगर नेता चर्चाओं में नहीं रहेगा, सड़कों पर नहीं उतरेगा, तो नेता समाप्त हो जाता है। अब बिल्कुल। चुनौती ममता के सामने ये है कि वो 5 साल तक कैसे जिंदा रहती है। जी। बिल्कुल, राजभर जी तो कहते हैं पर्चा, चर्चा और खर्चा, इसके बिना नेतागिरी किस बात की। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को कमेंट करके जरूर बताएं। अब ममता बनर्जी जो है चुनाव लड़ेंगी क्या लोकसभा का, या फिर वो डायरेक्ट जो है राज्यसभा पहुंच जाएंगी, दिल्ली में लड़ाई लड़ेंगी, कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रही हैं। तो अब किस तरह से ममता बनर्जी की राजनीति आगे बढ़ेगी, इस पर हमारी नजर रहेगी।
उससे हम आपको अपडेट भी कराते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।